दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी सूखी हुई पंखुड़ियां। इश्क किस चिड़िया का नाम है, ये तो सही वक्त आने पे सबको खुद ब खुद पता लग जाता है। बचपन के पार होते ही भीतर चुपके से कुछ रसायन सक्रिय होते हैं और मन में प्रेम हिलोर लेने लगता है। और ये रोग तब आक्रमण करता है जब आप एकदम निहत्थे होते हैं। बस अनजाने ही दिल आ जाता है इस लाइलाज रोग की गिरफ्त में। हल्का हल्का सुरूर, मीठा मीठा दर्द और एक अजब सी खुमारी, ये है इस रोग के लक्षण। इश्क के रोग की बारीकियों को समझाने वाला मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, बल्कि खुद एक मरीज हूं। मैं कब और कैसे इस रोग की चपेट में आ गया और इसने मेरी सुस्त रफ्तार जिंदगी में क्या क्या गुल खिलाए, उसका हर किस्सा मुझको मुंह ज़बानी याद है। तब मैं 12वीं कक्षा में था और ये बरस हमारे करियर की सबसे जरूरी सीढ़ी था। इसलिए क्लास का हर लड़का पूरे जोरों से पढ़ाई में लगा हुआ था। लड़कियों की तो बात ही और थी। वो तो आदतन पढ़ाकू और सिंसियर होती हैं, तो फिर बोर्ड की परीक्षाओं का खौफ उनको लड़कों से कहीं ज्यादा था। यानी सब के सब पढ़ाई में डूबे थे। टीचर्स भी हर बच्चे पे अलग से ध्यान दे रहे थे और खूब मेहनत कर रहे थे। आखिर स्कूल के रिजल्ट का सवाल था। सत्र की शुरुआत से ही सबको समझा दिया गया था कि जिंदगी में कुछ बनना हो, कोई मकाम हासिल करना हो, तो यही एक साल है, जी भर के मेहनत कर लो। और सभी छात्र छात्राओं ने अपने माँ बाप और टीचर्स की ये बात गांठ बांध ली थी। मगर मैं एक अपवाद साबित हुआ था। मैंने अपने भविष्य को दांव पे लगा के इश्क का जुनून पाल लिया था। मैं दीवाना हो गया था किसी का। लड़कपन का इश्क बड़ा विकट होता है। इसमें या तो लड़के हद से ज्यादा सुधर जाते हैं और किताबी कीड़ा बन के लड़की की गुड बुक्स में शामिल रहना चाहते हैं, या वो बिल्कुल निठल्ले हो जाते हैं जिन्हें खुली आंखों से सपने देखने के सिवा कुछ नहीं भाता। मैं इस दूसरी कैटेगरी में आता था। यानी मुझे पढ़ाई से कोई वास्ता न रहा। मैं तो बस उसकी एक झलक पाने के लिए ही स्कूल आता था। हेयर जेल लगा लगा के अपने बाल संवारते, कपड़ों में इस्त्री करते और किस्म किस्म के इत्र फुलेल छिड़कते हुए मुझे घर पे ही इतनी देर हो जाती थी कि कई बार मैं अपना बैग ही घर में भूल जाता। क्लास में मैं ऐसी जगह हड़पने की कोशिश करता कि मुझे उसकी बस सूरत दिखाई देती रहे। कसी हुई चोटियों में गुथे हुए लंबे काले बाल, जिन्हें वो हर रोज अलग अलग रंग के फूलों वाले रबर बैंड से सजा के आती थी। उसकी बारीक काजल से सजी बड़ी बड़ी आंखें, होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे मुलायम दिखाई पड़ते थे। सुबह की ओस की जैसे ताजगी भरी थी मेरी माशूका में। आशना नाम था उसका। हंसती थी तो लगता था जैसे अशरफियों की पोटली खुल के बिखर गई हो फर्श पे। इश्क तो होना ही था। आशना यानी मेरी माशूका, जिससे मुझे एक तरफा मगर बेपनाह मोहब्बत हो गई थी, अभी कुछ समय पहले ही स्कूल में आई थी। स्कूल के पहले दिन जब उसने सहमते हुए अपने फैंसी स्कूल बैग को सुरक्षा कवच की तरह सीने से लगाए हुए पहली बार क्लास में कदम रखा था, तभी उसकी सलोनी सूरत देख के मेरे मन में कुछ गुदगुदी सी हुई थी। वो पहली नजर का पहला प्यार था, ये मैंने बाद में जाना। उसके क्लास में आते ही जैसे कमरे की आबो हवा ताजा हो गई थी। मेरे सिवा सब बारी बारी उसके पास जाके अपना परिचय दे आए थे। मैं पता नहीं किस मौके की तलाश में चुपचाप अपनी सीट पे बैठा रहा था। क्लास का हर लड़का मुस्तैदी से तैनात हो गया था उसकी मदद करने के लिए। सब अपनी अपनी कॉपियां उसको ये कहते हुए जबरदस्ती थमा आए कि पिछले एक महीने में जो जो मिस हुआ है उसको नोट कर लो और आराम से कर लेना, लौटाने की कोई जल्दी नहीं है। मुझे अचानक याद आया कि पिछले हफ्ते बुखार की वजह से मेरी जो पढ़ाई छूटी है वो मैं अब तक रिकवर नहीं कर पाया हूं, क्योंकि कोई मुझको अपनी कॉपी देने को तैयार नहीं था। आशना क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मैं साधारण सी शक्ल सूरत वाला, जरूरत से ज्यादा पतला और लंबा लड़का था। इतना पतला कि मुझको आते जाते मोहल्ले पड़ोस के शुभचिंतक
मुफ्त में वजन बढ़ाने और चर्बी चढ़ाने के नुस्खे बताते रहते। मगर मैं अपना अक्स आईने में देख के खुद को आनंद फिल्म का अमिताभ बच्चन समझा करता था। शायद इसी आत्मविश्वास की वजह से मैं आशना से इश्क करने की हिम्मत कर बैठा था। इश्क की हिम्मत थी इसलिए एक रोज मैंने एक हिमाकत भी कर डाली। स्कूल में आशना का कोई चौथा पांचवा दिन ही रहा होगा और मैंने एक कागज पे आई लव यू लिख दिया और उसको तोड़ मरोड़ के एक बॉल बनाई और उसकी ओर उछाल दी। मगर मेरा वो प्रेम संदेश आशना तक पहुंचने की जगह क्लास के मॉनिटर के हाथ लग गया। उसने उस मुड़े तोड़े कागज को टेबल पे रख के सीधा किया, उसमें लिखे वो 3 शब्द पढ़े और फिर मुझको घूर के खा जाने वाली नजरों से देखा। मैंने भी ढिठाई से मुंह फेर लिया, है नहीं तो। मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर और समझदार लड़की नहीं देखी थी। बहुत कम और जलतरंग की आवाज में बात करने वाली इस लड़की की ओर मैं खिंचा जा रहा था। धीरे धीरे मैं इश्क की गिरफ्त में इस कदर आता जा रहा था कि मुझको क्लास में किसी से कोई मतलब नहीं रहा था। यार दोस्त तो दूर, मुझको टीचर क्या पढ़ा रही हैं वो भी नहीं सुनाई देता था। मुझे लगता पृथ्वी घूम रही है, मौसम बदल रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, तो मुझे क्या। मेरे लिए तो आशना पृथ्वी थी और मैं उसका चांद बनने की तमन्ना अपने भीतर पाल रहा था। जल्दी ही पहले टर्म के नतीजे आ गए। आशना क्लास में फर्स्ट आई थी और मेरे नंबर अब तक के सबसे बुरे थे। मुझे अपने फेल होने तक का गम नहीं हुआ था। अलबत्ता पिताजी ने गुस्से में मुझको सारा दिन कमरे में बंद रखा और मां ने 4 दिन तक बात नहीं की। मगर मेरा एटीट्यूड वही रहा, मुझे क्या। आशना के इश्क में मैं बर्बाद हुआ जा रहा था। क्लास में सारा दिन उसको ताकते रहने के सिवा मैं और कुछ नहीं करता। मेरी आंखें उसको देखती रहती और उंगलियां कॉपी के खाली पन्नों में कुछ गूंथती रहती। किस्म किस्म की एब्स्ट्रैक्ट डिजाइनों से भर गई थी मेरी कॉपी। मुझे उसकी हर हरकत अच्छी लगती थी। उसका पेन पकड़ने का अंदाज, अटेंडेंस के दौरान उसका हड़बड़ाते हुए उठ के प्रेजेंट मैम कहना, किताब के पीछे चेहरा छिपा के अपनी सहेलियों से बतियाना और बात बेबात मुंह दबा के हंसना। मैं दीवाना था उसका। अपने से छोटे बच्चों की मदद करना, स्कूल के माली, चौकीदार, ड्राइवर सभी से पूरी तहजीब से बात करना, ऐसी लाखों क्वालिटीज थी उसमें। इश्क की इस दीवानगी की वजह से मेरा मन पढ़ने में जरा भी नहीं लगता था। आशना को देखने के पहले मैं 12वीं पास करके NID में एडमिशन लेना चाहता था, जो मेरा बचपन का सपना था। मुझे देश का बेहतरीन डिजाइनर बनना था और ये लड़की मुझको लगातार आने वाले A ग्रेड से B, C और D की तरफ धकेल रही थी। मेरे सुनहरे करियर का बर्बाद होना तकरीबन तय था, लेकिन मुझे मंजूर था। आशना से इश्क के एवज में मुझे कुछ भी खोना मंजूर था। अपने सपनों को टूटते देखना मंजूर था, क्योंकि डिजाइनर बनने से ज्यादा सुनहरे ख्वाब मैं अब देखने लगा था। हालांकि अब मुझे लगता है कि आखिर ये करियर बनाने वाले दिन और पहली पहली मोहब्बत वाले दिन कमबख्त एक साथ क्यों आते हैं। कई दिनों तक एक तरफा इश्क पालने के बाद मुझे लगने लगा कि अब ये भी पता लगाना जरूरी है कि आखिर आशना के दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। चलिए मोहब्बत ना सही, जरा सा कोई नाजुक एहसास तो हो जिसे भले ही वक्ती तौर पे वो दोस्ती का नाम दे रही हो। मगर ये पता लगता भी तो कैसे। आशना से सीधे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं थी और वो मुझसे बात करती नहीं थी। हाँ, कभी कभार हमारी नजरें मिल जाया करती थी और मुझे लगता था जैसे वो हौले से मुस्कुराई हो। हालांकि मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता। हाँ, वो क्लास के उस मॉनिटर को देख के अक्सर मुस्कुराती दिखाई दे जाती थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं इस बात को दिल पे ना लूं। आशना और मेरी लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क था। वो कार में आती थी, मैं भाई की रिजेक्ट की हुई सेकंड हैंड साइकिल पे। स्कूल से बाहर निकलते वक्त मैं साइकिल से उसकी कार का तब तक पीछा किया करता जब तक या तो कार मेरी नजरों से ओझल न हो जाती या मेरी साइकिल की चेन न उतर जाती।
मुझे पूरा यकीन था कि कार के रियर व्यू मिरर में वो मुझको जरूर देखती होगी। मेरा यकीन उस रोज कुछ और पक्का हो गया जब एक बार हम स्कूल के बाहर टकराए। वो रोड के उस पार थी, मैं इस पार। चौराहे पे लगी बत्तियां हरी, पीली, लाल होती रहीं। न वो इस पार आई, न मैं उधर गया। न उसने सड़क पार की, न मैंने। मगर कितना कुछ चलता रहा था हम दोनों के बीच। उस रोज मैं पूरी रात नहीं सोया, बस अपने तसव्वुर में आशना और अपने इश्क के ख्याल को सींचता रहा। बीच बीच में पिताजी आके देख जाते और मेरी खुली आंखें और उनके सामने खुली किताब देख के निश्चिंत होके चले जाते। इस इश्क ने मुझे पिताजी को धोखा देना भी सिखा दिया था। उन दिनों 15-16 साल की सभी लड़कियां मिल्स एंड बून्स जैसे रूमानी उपन्यास पढ़ा करती थीं, मगर आशना के हाथ में हमेशा कोर्स की किताब ही होती। वो अपने भविष्य को लेकर बेहद संजीदा थी। संजीदा तो मैं भी बहुत था, लेकिन अब सिर्फ उसके और मेरे रिश्ते को लेकर। स्कूल में रहता तो आशना के करीब होने का एहसास मुझे खुश रखता था। घर पहुंचते ही मेरी परेशानियां शुरू हो जाती। पिताजी अक्सर सवाल जवाब करने लगते। क्यों भाई, कैसी चल रही पढ़ाई? कोई दिक्कत हो तो एक्स्ट्रा ट्यूशन ज्वाइन कर लो, पैसे का इंतजाम कर लूंगा मैं सर झुका के बैठा रहता। उनके जाने के कुछ देर बाद तक अपना ध्यान आशना से हटाकर किताबों में लगाने की कोशिश भी करता, लेकिन दिल कब उड़ के आशना के पास पहुंच जाता मुझे पता ही नहीं लगता। उन दिनों एक और एग्जाम का रिजल्ट आया और मेरे ग्रेड्स और भी नीचे आ गए थे। मैं घबरा गया और इस बार तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मार्कशीट ले जाके पिताजी को दिखाऊं। उस रोज मैंने बड़ी शर्मनाक हरकत की थी। मार्कशीट पे पिताजी के नकली हस्ताक्षर किए थे। जरा सी आत्मग्लानि भी हुई थी, थोड़ी सी शर्म भी आई होगी, मगर एक बार फिर इश्क हावी हो गया था। यह इश्क मुझे बदलता जा रहा था। इस बार के वाहियात रिजल्ट के बाद मैंने ठान लिया कि अब तो आशना के मन की बात जाननी पड़ेगी, वरना मैं यूं ही बेवजह बर्बाद होता चला जाऊंगा और उसके दिल पे किसी और का कब्जा हो जाएगा। अचानक उस क्लास मॉनिटर की शक्ल मेरे जहन में कौंध गई। उफ, इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठने लगा था। आशना के लिए अपनी मोहब्बत अब मुझे तकलीफ देने लगी थी। अब मुझे मरहम चाहिए था, अपने लिए उसकी मोहब्बत का मरहम। उस रोज मैं सुबह से ही आईने के सामने खड़े होकर खूब प्रैक्टिस करता रहा कि आशना से कैसे इजहार करूंगा अपनी मोहब्बत का और कैसे जानूंगा उसके दिल की बात। जहां तक मुझे याद है कि उस दिन भी मैं स्कूल बैग ले जाना भूल गया था। क्लास खत्म होते ही सब लड़के लड़कियां सैलाब की तरह बाहर निकलते थे। मैंने अक्सर देखा था कि आशना सब्र के साथ अपनी बेंच पे बैठी रहती और सबसे आखिर में निकलती थी। उस रोज मैं भी अपनी बेंच पे बैठा रहा और सबके बाहर निकलते ही आशना के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो मुझे यूं अपने सामने इतने करीब देखकर बुरी तरह चौंक गई। उसके हाथ से किताब गिर गई और उसमें से सुर्ख लाल गुलाब की सूखी पंखुड़ियां भी निकल के बिखर गईं। मैं उसका चेहरा ताकने लगा। वो मुझे देख रही थी, बिना पलकें झपकाए, कुछ घबराई सी। किसी फिल्म के सीन की तरह हम एक दूसरे को देख रहे थे। उसकी आंखें कुछ कहती सी लग रही थीं। मुझे उसकी मोहब्बत का कुछ कुछ यकीन सा होने लगा था कि तभी क्लास मॉनिटर यानी मेरे रकीब की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ आशना, जल्दी चलो। मेरा खून खौल उठा। मैंने चुपचाप पंखुड़ियां बीन के उसके हवाले कर दी और बिना कुछ कहे सुने क्लास से बाहर निकल गया। मेरे रत जगे वाली रातों में एक और रात का इजाफा हो गया था। पूरी रात में यही सोचता रहा कि आखिर उसको किसने दिया होगा वो गुलाब जिसकी सूखी पंखुड़ियों को वो इस तरह सहेजे घूम रही है। मेरा दिल टूट गया था। मेरे इश्क का सफर अपनी मंजिल नहीं पा सका था। मुझे दुख भी हो रहा था कि मैंने इतनी देर क्यों लगाई अपनी मोहब्बत का इजहार करने में। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने आखिर मोहब्बत ही क्यों की। मुझे शर्म आ रही थी अपने ऊपर कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाला मैं आखिर अपनी पढ़ाई को छोड़ के ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में पढ़ाई क्यों।
और मुझे हंसी भी आ रही थी अपने इस बचकाने इश्क पे। शायद इस एक नाकाम इश्क ने मुझ में समझदारी ला दी थी। खैर, वो चंद सूखी पंखुड़ियां मेरे डूबते करियर को तिनके का सहारा देके बचा ले गई थीं। कुछ दिन तक आशना याद आती रही, फिर धीरे धीरे मेरा उदास दिल और भटकता हुआ दिमाग अपने रास्ते पर आ गए। मैं फिर कभी बिना स्कूल बैग के स्कूल नहीं गया। क्लास में आशना का होना या ना होना मुझे बेचैन नहीं करता था। दरअसल उस वाकये के बाद मैंने उसकी ओर ठीक से देखा भी नहीं। मेरा मन फिर से पढ़ाई में लगने लगा था। देर रात जब पापा मेरे कमरे में झांकते तो मैं सचमुच पढ़ाई में डूबा हुआ होता। वो मेरे सर पे हाथ फेर के चले जाते। मेरे सर से इश्क का भूत उतर गया था, और तो और मन ही मन अब आशना से इश्क की जगह उससे पढ़ाई में कंपटीशन करने लगा था। मन बस इतना चाहता था कि फाइनल एग्जाम में मेरे नंबर उससे ज्यादा आ जाएं। किसी और से गुलाब कबूल फरमा के उसने अच्छा नहीं किया था मेरे साथ। स्कूल के आखिरी 1.5 महीने बाकी थे। 11वीं क्लास के बच्चों ने मिलके शानदार फेयरवेल का आयोजन किया था। सभी दोस्तों ने औपचारिक विदाई ली। मैंने भी अपने गिने चुने दोस्तों की स्क्रैप बुक में कुछ मैसेज लिख दिए, लेकिन मैं हैरान रह गया जब आशना भी अपने गुलाबी रंग के फूलों वाली स्क्रैप बुक लेके मेरे सामने आ गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं आखिर क्या लिखूं। तब मैं सिर्फ 18 साल का था। ज्यादा शेरो शायरी की समझ नहीं थी, वरना लिख देता, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। मैंने बस एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बना के औपचारिकता पूरी कर दी। एग्जाम्स के लिए बस 15-20 दिन बाकी थे और क्लासेस खत्म हो चुकी थीं। मैंने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में डुबो लिया और खूब मेहनत करने लगा। मन के भटकने के लिए कोई कारण नहीं था, इसलिए जब नतीजा आया तो मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने स्कूल में टॉप किया था। उस रोज हम सब स्कूल पहुंचे, एक दूसरे से रिजल्ट पूछते रहे। आशना का रिजल्ट बहुत बुरा आया था। वो बमुश्किल पास हो पाई थी। उसका उदास चेहरा देखकर अचानक मेरी खुशी भी काफूर हो गई। न जाने क्यों उससे ज्यादा नंबर पाके भी मैं बिल्कुल खुश नहीं था। सभी टीचर्स भी हैरान थीं कि आखिर के 3 महीनों में आशना के रिजल्ट्स में इतना उतार कैसे आ गया। मैं भी हैरान था। मैंने आशना की ओर देखा। उसकी पलकों के किनारे भीगे हुए थे। मेरा मन भी भीग गया। जिस इश्क से मैं खुद को अलग कर चुका था, वो फिर से मुझे अपने शिकंजे में कस रहा था। मैं आशना का उदास चेहरा नहीं देख पा रहा था। मैं उसका रिजल्ट बदलना चाहता था। मैं उसका नाम टॉप पे देखना चाहता था। मैं उसके रिजल्ट से अपना रिजल्ट बदलना चाहता था। मैं पहली बार उससे सीधे बात करने पहुंच गया। आशना, तुम्हारा रिजल्ट इतना खराब क्यों? कैसे? मन ही नहीं लगता था पढ़ने में, और तुम्हारा रिजल्ट इतना शानदार। पूछते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई थी। हाँ, आखिरी दिनों में बड़ा मन लगा के पढ़ाई की थी मैंने डरते डरते जवाब दिया, जैसे मन लगा के पढ़ना कोई गुनाह हो। तुम्हारा मन पढ़ने में क्यों नहीं लगता था? मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। उसने जवाब नहीं देके एक सवाल किया। जिस दिन वो गुलाब की बिखरी पंखुड़ियां तुमने मुझे बीन के दी थी, उस दिन तुम क्या कहना चाहते थे? वो पंखुड़ियां मैंने तुम्हें नहीं दी थी, वो तुम्हारी किताब से गिरी थी। मैंने मौका देख के उलाहना दे ही डाला, और उस सूखे गुलाब ने मेरी लव लाइफ चौपट कर दी थी। मैंने कहा। मेरी हिम्मत फिर बढ़ने लगी थी। हाँ, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट तो सुधार दिया, उसने संजीदगी से कहा। पर तुम्हारा किसने बिगाड़ दिया? मैंने कहा। वो बोली, उन्हीं पंखुड़ियों ने जिन्हें मैंने कब से तुम्हारे लिए सहेज के रखा था। लेकिन हाँ, मुझे अफसोस नहीं है। किस बात का? रिजल्ट बिगड़ने का? मैंने हैरानी से पूछा। नहीं, तुमसे कम मार्क्स लाने का। वो फिर से मुस्कुरा रही थी। उन सूखी पंखुड़ियों पे मेरा ही हक था, इस ख्याल से ही मेरा दिल जोरों से धड़क गया।
मैं भी मुस्कुरा दिया। मुझे आशना से फिर इश्क हो चला था और किस्मत से इस बार मेरा रिजल्ट, मेरा करियर दांव पे नहीं लगा था। मैंने मन में सोच लिया था कि मैं आशना की मदद करूंगा कि वो भी अपनी पढ़ाई में फिर से बेहतर कर सके, क्योंकि अब इश्क एक तरफा कहां था। बस इतनी सी थी ये कहानी।